या हेलो गाइस। हेलो एवरीवन। अपन चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले जस्ट थोड़ा सा मैंने अपना वीडियोस देखे थे पुराने, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं अपोलॉजी लेना चाहूँगा आप सबकी, बिकॉज वहाँ पे देखा मैंने कि थोड़ा मैं फंबल कर रहा हूँ, थोड़ी कुछ कुछ चीज़ों में अटक रहा हूँ। तो कहीं पे मिस प्रोनाउंसिएशंस वगैरह हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, कहीं पे काफ़ी तेज बोल रहा हूँ। तो इट्स माई फर्स्ट टाइम थोड़ा सा, बट फिर भी मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँ, जितना मेरे पास नॉलेज है उसको मैं आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ, ट्रांसफ़र कर पाऊँ। तो अभी जैसे कैमरे के सामने बोलना मेरे लिए थोड़ा सा भी एक नर्वसनेस भी रहती है, थोड़ा सा एक अभी भी फियर है। तो उसको धीरे धीरे मैं ओवरकम करने की कोशिश करूँगा। तो बस उसके लिए एक थोड़ा सा सॉरी चाहिए था। बाकी अपन चैप्टर 4 को अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे अपन बढ़ते हैं। हाँ, उससे पहले एक और चीज़ कि अगर आप जेन्युइन में कोई फीडबैक मेरे को देना चाहते हैं, कुछ अपना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, तो आप जेन्युइन में शेयर कर सकते हैं, मैं उसको और इम्प्रूव करने का ट्राई करूंगा। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 चैप्टर थर्ड का ही कंटिन्यूशन है, और ज़्यादा टाइटल है इसका इंट्रोडक्शन टू चार्ट्स पार्ट 2। फर्स्ट इसके अंदर चीज आती है अपने पास द मल्टी लाइन चार्ट्स एंड मल्टीपल वाई एक्सेस की। अब इसमें क्या है कि पहले मैं थोड़ा आपको पढ़ के आ देता हूँ कि वाइल अ सिंगल लाइन चार्ट इज ग्रेट फॉर ट्रैकिंग वन एसेट, एक एसेट के लिए काफी रहता है। बट एनालिस्ट क्या है कि बहुत सारे सेवरल डिफरेंट टाइप के टाइम सीरीज को कंपेयर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर करने के लिए बहुत सारे चार्ट्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें ये एग्जांपल बताया है कि लाइक कंपेयरिंग दी सीपीआई, पीपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर डेटा टू ट्रैक इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को ट्रैक करने के लिए ये दो तीन चीजों का यूज करते हैं। तो ये सेम चार्ट पे आपके दो तीन चीजों को प्लॉट करते हैं, और दो तीन चीजों से ज्यादा भी हो सकते हैं वो। ओके, तो वही है कि हाउ कंपेयरिंग टू एसेट विद वास्टली डिफरेंट प्राइसेस ऑन द सेम स्केल कैन रिव्यू अ चार्ट। तो अब वही है कि एग्जांपल अपन पहले पढ़ लेते हैं आराम से। फॉर एग्जांपल प्लॉटिंग द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ट्रेडिंग ओवर 20,000 एंड द S&P 500 इंडेक्स, जो कि 3,900 के अराउंड ट्रेड करता है। तो ये सिंगल स्केल पे अगर इसको अपन चार्ट करेंगे दोनों को, तो आप डिफरेंस देखिए कि ये 20,000 के स्केल पे चल रहा है, ये 3,000 मतलब 4,000 के अराउंड के स्केल पे चल रहा है। तो एक काफी ज्यादा ऊपर है, 5 टाइम्स ज्यादा ऊपर है ये आपका जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है, और S&P 500 जो है वो आपका 4,000 अराउंड पे है। तो अब अगर इसको अपन सिंगल चार्ट पे प्लॉट करेंगे, तो सिंगल चार्ट पे प्लॉट करेंगे तो वही है कि जो स्केल है वो रियून होने के चांसेस है, बिकॉज S&P 500 जो है मतलब पूरा का पूरा फ्लैट हो जाएगा। जो छोटा वाला लेवल है, जो अपना छोटा वाला स्केल है, वो पूरा फ्लैट हो जाएगा एंड स्ट्रेट लाइन दिखाएगा एट द बॉटम। ठीक है, ये अपन अभी देखेंगे अभी एग्जांपल से। तो एंड इसका जो सॉल्यूशन है कि यूज मल्टीपल, फिर आप वाई एक्सिस यूज करेंगे। बट ठीक है, अपन पहले सबसे पहले इसका देखते हैं कि मल्टी लाइन चार्ट्स का क्या मतलब है, जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा कि स्केल रियून कैसे होगा। तो अपन चलते हैं अपने एक्सेल पे ही। यहाँ पे अपन ने जो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3 में अपन ने देखा था कि डेट अपना यहाँ पे टाइम फ्रेम थे, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस थी। तो अब दो चीजों को कंपेयर करने के लिए मैंने एक दूसरा टेबल बनाया हुआ है। सिंपल मैंने वही रखा है कि डे टाइम है, यहाँ पे निफ्टी के रिटर्न्स ले लिए। इट जस्ट हाइपोथेटिकल हैं ये सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं रियल टाइम से। इट जस्ट दैट कि मैंने डेटा वो लिया है जो आपको बहुत इजीली समझ में आए देखकर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी के जो रिटर्न्स है मैंने कम लिए हैं, और गोल्ड के जो रिटर्न्स है वो मैंने बहुत ज्यादा लिए हैं। जैसे डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज जो था, जो अपना 20,000 पे चल रहा था, वो आपको गोल्ड के रिटर्न्स मान सकते हैं कि ये हायर लेवल पे है। एंड आपका जो S&P 500 चल रहा था यहाँ पे, S&P 500 जो 4,000 के रहा, जो मतलब लो स्केल पे आपको शो कर रहा था, वो निफ्टी के रिटर्न्स अपन मान सकते हैं। अब इसको अगर अपन सेम चार्ट पे अपन प्लॉट करते हैं, इसको मैं लाइन चार्ट लगाता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि जो बोलने की कोशिश कर रहा था कि र्यून कैसे हो रहा है, कि आपके गोल्ड के रिटर्न्स काफी ज्यादा हैं। मतलब जो आपके यहाँ पे बताने की कोशिश करी कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वो 20,000 मतलब हाई लेवल वाला जो है, जिसके हाई स्केल है, वो आपको अलग से दिख रहा है। और उसके कंपैरिजन में अगर आप निफ्टी को देखेंगे, यहाँ पे निफ्टी के रिटर्न्स देखेंगे, या आपके यहाँ से अपन ने किसका एग्जांपल लिया था, S&P 500 का। ठीक है, तो वो ऐसा एक
कंपेरेटिवली एक स्ट्रेट लाइन अपन को दिखाई देगी, तो इससे अपन कुछ इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहे हैं, अपन नहीं बता पा रहे हैं कि निफ्टी इस टाइम पे फ्लैट था कि गोल्ड, मतलब इनका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे से अपन को नहीं दिख पा रहा है। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम थी जो इन्होंने यहाँ पे बताई है कि ये अपना इन्होंने बताया था ये वाला कि कंप्लीटली फ्लैट हो जाती है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन उन्होंने बताया कि आप मल्टीपल वाई एक्सिस यूज करो, मतलब वर्टिकल में अपने पास वाई एक्सिस, अभी इसमें क्या है मैं इसको पूरा पूरा एक बार पढ़ लेता हूँ। यू कैन असाइन अ लेफ्ट वाई एक्सिस टू द डाउ जोन्स एंड अ राइट वाई एक्सिस टू द S&P 500, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अभी अपन आप देखेंगे कि जो वाई एक्सिस है, मतलब ये जो अपना वर्टिकल लाइन होती है, ये अपनी सिर्फ एक स्केल है, ठीक है ना। इसी के ऊपर मतलब ये जो कांस्टेंट इन्होंने नंबर्स दे रखे हैं, ये एक ही स्केल से निफ्टी का भी रिटर्न ले रहा है एंड एक ही स्केल से ये गोल्ड का भी रिटर्न ले रहा है। तो इससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि अपन इसको कंपेयर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। सॉल्यूशन क्या बताया कि उन्होंने बोला कि दो डिफरेंट वाई एक्सिस ले लो आप, मतलब एक निफ्टी की वाई एक्सिस अलग होगी एंड गोल्ड की वाई एक्सिस अलग हुई, तो अपन अपन उसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने गोल्ड के रिटर्न्स लिए एंड इसको मैंने सेपरेट एक्सिस पे, अभी आपको यहाँ पे सब खाली दिख रहा होगा राइट एक्सिस पे, बट मैं इसको राइट एक्सिस पे प्लॉट करता हूँ। अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा है कि अब मैंने क्या किया था कि गोल्ड के जो प्राइस लेवल है ना, उसको एक सेपरेट वाई एक्सिस में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ निफ्टी के रिटर्न्स दिख रहे हैं और इस वाई एक्सिस पे आपको सिर्फ गोल्ड के रिटर्न्स दिख रहे हैं। मैं इस पर डेटा लेबल्स भी लगा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे, ठीक है। अब आप एटलीस्ट ये बता पाएंगे कि जब निफ्टी 100% के रिटर्न दे रहा था, तब गोल्ड जो था वो आपके 500 के रिटर्न दे रहा था, करेक्ट। एंड सेकेंडली अब जब आपका निफ्टी जो है 95% के रिटर्न दे रहा है, तो गोल्ड आपके 400% के रिटर्न दे रहा है। सेम ऐसे ही अब यहाँ पे अगर आप देखें कि निफ्टी यहाँ पे ऊपर जा रहा है, 130 के रिटर्न दिए, बट गोल्ड ने आपके 300 के रिटर्न दिए। तो ये आपको एक इंटरप्रेट करने के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या बोलते हैं, दोनों की जो रिटर्न्स हैं वो सेपरेट हो गए। मैं इसके डेटा पॉइंट्स एक बार चेंज करता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो। अब जैसे 500 के रिटर्न थे, अब मैंने इसको कर दिया फॉर सपोज 150। तो अब ये देखिए, अब ये 150 जो है ये निफ्टी के रिटर्न्स के हिसाब से चेंज नहीं हुआ है, ये आपके ही ये जो गोल्ड के रिटर्न्स थे ये अपनी ही लाइन के हिसाब से चेंज हुआ है, जो इसके यहाँ पे वाई एक्सिस प्लॉट करी हुई है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये इन्होंने एक सॉल्यूशन बताया था अपना कि अपन मल्टीपल वाई एक्सिस को यूज कर सकते हैं, है ना, और ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से ग्रैब करने के लिए। जो यहाँ पे मैंने डेटा लिया है ना, इसको आप बिल्कुल भी ये मत समझ रहे कोई कोरिलेशन है इनके बीच में जो रियल वर्ल्ड में होता है। मैंने यहाँ पे जो हाइपोथेटिकल चीजें थी वही लिए हैं, इजी नंबर्स लिए थे, ताकि आपको समझ में आए कि प्लॉटिंग अगर अपन करते हैं मल्टीपल वाई एक्सिस की तो कैसे होते हैं, ना। इसको आप जेन्युइन केस मत लीजिएगा, इट इज ओनली फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है। बट अब अपन इसकी वार्निंग देखते हैं कि while this easily shows if the two assets are moving in tandem, you must be careful not to misinterpret the visual slopes. The left axis might allow for a threefold increase, while the right axis allow for a fourfold increase, meaning the visual stability of the trends can be deceiving. ठीक है, तो फर्स्ट वार्निंग बेसिकली वो ये कि अपना देखो, अपन ने स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम हुई कि अपन को दो चार्ट्स को कंपेयर करना है, तो अपन ने एक ही वाई एक्सिस पे दो डिफरेंट कमोडिटीज को या दो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को प्लॉट किया। प्रॉब्लम क्या हुई कि एक का स्केल बहुत बड़ा था, एक का बहुत छोटा था। अब अपन ने उसको फिगर आउट करने के लिए सॉल्यूशन क्या निकाला कि अपन उसको मल्टीपल वाई एक्सिस के ऊपर फ्रेम करेंगे। अपन ने फ्रेम दोनों को सेपरेट कर दिया, उससे एक अपन को और बेटर विजुअल क्लैरिटी मिली। बट वार्निंग उसमें कंसर्न यही है कि वो अभी भी फुल प्रूफ नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आप उसी को देखकर अपने सारे जजमेंट ले लो, ठीक है ना। वो डिसीव कर सकता है कि अगर लेफ्ट एक्सिस पे अगर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है जो थ्री टाइम्स के आपके इंक्रीज हो रहा है, 3 टाइम्स से इंक्रीज हो रहा है, बट राइट एक्सिस पे आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 4 टाइम्स से इंक्रीज हो रहा है, तो जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स की जो लाइंस यहाँ पे हैं, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स की जो यहाँ पे लाइंस हैं ये डिसीविंग हो सकती हैं,
ठीक है ना, तो उन्होंने वही वार्निंग देने की यहाँ पे कोशिश करी है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट लगता है, एक मतलब थोड़ा सा एक ट्रेडर या इन्वेस्टर या एक चार्टिस्ट के लिए, जो भी चार्ट ट्रैक करता है। तो सेकंड अपना ये है द वर्टिकल स्केल अरिथमेटिक वर्सेस लॉगरिथमिक जो स्केल रहती हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज मैं भी बहुत ज़्यादा पहले, मुझे जब पता नहीं था, तो इस कॉन्सेप्ट को जब पता चला मुझे एंड जब मैंने पढ़ा, काफी ज्यादा मतलब मेरा माइंड ओपन हुआ था इस चीज से। बिकॉज आप भी आज बहुत ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द जो यूजर है उनको इसके बारे में पता ही नहीं रहता कि अरिथमेटिक स्केल क्या है या लॉगरिथमिक स्केल क्या है। तो काफी अच्छी चीज है, अपन इसको देखते हैं, एग्जांपल के साथ ही कवर करेंगे कि व्हेन when tracking long term trends, setting up the vertical price axis correctly is arguably the most important decision you will make। मतलब सेम जो चीज मैंने बोली, तो एक अरिथमेटिक स्केल अपन जान लेते हैं कि क्या होता है, कि दिस इज द स्टैंडर्ड या डिफॉल्ट स्केल जो रहता है वही है, वेयर वर्टिकल प्राइस यूनिट रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट द सेम डॉलर अमाउंट, डॉलर या आपके प्राइस अमाउंट जो है। तो अरिथमेटिक स्केल क्या है, आपका प्राइस अमाउंट आपको बताता है, या प्राइस के हिसाब से आपका जो अरिथमेटिक स्केल है, चार्ट प्राइस के हिसाब से चलेगा। A move from a 10 to $20 takes this same exact visual space as move from $50 to $60। प्रॉब्लम ये थी इसमें कि ओवर लॉन्ग पीरियड अरिथमेटिक स्केल्स डिस्टॉर्ट मैसिव परसेंटेज गेन्स, परसेंटेज को कैप्चर नहीं कर पाता था। तो सेम मतलब आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल पे दिखाता हूँ। अब उसको सॉल्व करने के लिए अरिथमेटिक स्केल क्या, बेसिकली प्राइस के हिसाब से जो आपका चार्ट दिख रहा है वो, इसमें परसेंटेज वाइज कुछ भी नहीं है। ओके, लॉगरिथमिक जो स्केल है इसमें आपका पूरा परसेंटेज वाइज चेंजेस रहते हैं, रेदर देन द एब्सोल्यूट आपका जो प्राइस चेंज है उसके हिसाब से। करेक्ट। एंड थंब रूल जो आपका है, द रूल ऑफ थंब, इफ अ चार्ट कवर्स, अगर बहुत लंबा चार्ट है, बड़ा चार्ट है आपका, तो मैं एक काम करता हूँ, हाँ, तो आपको लॉगरिथमिक स्केल यूज करना चाहिए। मैं आपको पहले चार्ट पे दिखा देता हूँ, आपको फिर इजी होगा। तो अपन चलते हैं निफ्टी पे। ठीक है, ये मैंने मंथ 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगा के रखा है निफ्टी का। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है साइड में, ट्रेडिंग व्यू में, कोई सा भी आप अगर ब्रोकर अपना यूज कर रहे हैं या जो भी टर्मिनल यूज कर रहे हैं, सब में ये ऑप्शन रहता है कि या तो आप रेगुलर रेगुलर या बाय डिफॉल्ट आपका अरिथमेटिक स्केल ही लगा रहता है, एंड ये आपका लॉगरिथमिक स्केल रहता है जो आप सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे, यहाँ पर रेड कैंडल देख रहे होंगे, ये वाला। ठीक है, तो ये 2020 में जब अपना कोविड का क्रैश आया था, ये वो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। और इससे पहले एक क्रैश और आया था जो आपका 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, जहाँ पे मैंने कर्सर कर रखा है, 1 अगस्त 1 सितंबर, यहाँ से पूरा ये 1 फरवरी 1 जनवरी से गिरना जो चालू हुआ था। मैं इसको बेसिकली पहले स्केल पे लेता हूँ कि ये अपना जो नॉर्मल अपन अरिथमेटिक स्केल पे चल रहे हैं, ये फरवरी में यहाँ से एक एस्टिमेशन लेते हैं कि ये कितना गिरा था। ये कोविड में 40% गिरा था। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं। एंड अब अपन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हैं, तो ये अपना 62% या 62-63% समथिंग गिरा था। बट आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो चीज गिरी थी कोविड में, है ना, ये आपको विजुअली थोड़ी सी ज्यादा बड़ी लग रही है ना। एंड यहाँ पे जो 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वो आपको विजुअली थोड़ा छोटा लग रहा है, अगर आप खुद देखेंगे विजुअली नेकेड आइज से। इसमें कोई भी हाईफाई या साइनफाई कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। बट अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये परसेंटेज 40%, 41% का है, एंड ये 62-63% का है। मतलब जो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो ज्यादा बिग था आपके कोविड के क्रैश से। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक स्केल क्या है, एंड अरिथमेटिक स्केल में आपको एक और चीज मैं बताता हूँ कि आप जैसे यहाँ पे स्केल भी देखेंगे तो ये 4000 8000, मतलब इसने 4000 के कांस्टेंट इंटरवल्स ले रखी है निफ्टी 50 के लिए। बाकी इंडाइसेस या स्टॉक्स के लिए वो चेंज होते रहेंगे। जैसे अगर अपन मैं बैंक निफ्टी का लगाऊं अभी, बैंक निफ्टी का आप देखेंगे कि यहाँ पे 4000 का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का लगा है तो यहाँ पे 2-2 हजार के कांस्टेंट इंटरवल्स हैं। तो ये प्राइस के हिसाब से ही, मतलब एक कांस्टेंट हिसाब से ही चलते हैं। अब ये अपना हुआ अरिथमेटिक स्केल। अब आप चेंज देखना, जब मैं इसको लॉगरिथमिक स्केल पे डालूंगा, तो लॉगरिथमिक स्केल क्या करता है कि वो आपको परसेंटेज वाइज बताएगा चीजों को। तो अब आप इसमें, मैंने लॉगरिथमिक स्केल डाल दिया है, अब इसको मैं जूम आउट करूंगा।
अब आपको बहुत अच्छे से, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सेम वही चीज थी जो मैंने अपने एथमिक अपना नॉर्मल जो डिफॉल्ट स्केल था उस पर कर रखा था, बट वहां पे आपको ये चीज जो थी, कोविड का फॉल था, ये बड़ा दिख रहा था, एंड ये आपका जो 2008 का क्राइसिस था वो छोटा दिख रहा था। ठीक है ना, तो उससे एक अपन को थोड़ा सा गलत आइडिया मिलता है, बिकॉज अगर आप लॉगरिथमिक स्केल पे देखेंगे तो ये जेन्युइन में कंसिडर कर रहा है कि 40% का ही फॉल था कोविड वाला। आपका 2008 का क्राइसिस वाला जो था वो 63% का था। तो यहाँ पे ये एक बेटर अच्छी क्लैरिटी मिल रही है आपको परसेंटेज में। तो मैं मतलब जो भी इन्वेस्टर या ट्रेडर वगैरह रहते हैं उन सबको यही रिकमेंडेशन रहता है कि आप लॉगरिथमिक स्केल यूज करिए, बिकॉज इस पे आपका चार्ट प्लॉटिंग आप जैसे इन फ्यूचर आपके चार्ट पैटर्न्स वगैरह बनाते हैं, या और भी चीजों को सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड अगर आप बनाते हैं, तो ये आपको बेटर क्लैरिटी बेटर पिक्चर देगा। अब ये यही सेम चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई थी, तो मैंने आई गेस आपका शायद डाउट क्लियर कर दिया कि अरिथमेटिक स्केल क्या होता है एंड लॉगरिथमिक स्केल क्या होता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि लॉगरिथमिक स्केल ही यूज करना चाहिए। एंड जो रूल ऑफ थंब है जो मैं आपको लास्ट में समझाने वाला था, जहाँ रुक गया था, इफ अ चार्ट कवर्स several years or if the security moves more than 20% in price, you should generally use logarithmic scale। अब ये इसने क्यों बोला है, क्योंकि लॉगरिथमिक स्केल क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये इतना बड़ा मूव आया था, तो ये उसी हिसाब से उसकी पिक्चर क्लियर कर रहा है। बट अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊं, 1 मिनट 2 मिनट पे, ठीक है, लॉगरिथमिक स्केल, तो इतना ज्यादा प्राइस का फ्लक्चुएशन नहीं आता है। अगर आप देखेंगे कि 1% 2% का ही है, अगर मैं इसको वापस से रेगुलर पे ले जाऊं तो आपको सेम ही दिखेगा। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे चीजों को देख रहे हैं, तो आप नॉर्मल आपका जो अरिथमेटिक स्केल है वो यूज कर सकते हैं, बट मैं फिर भी प्रेफर करूंगा लॉगरिथमिक स्केल ही यूज कीजिए आप। बिकॉज क्या है कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी काम कर रहे हैं, तो जब सेम ही आपको रिजल्ट आउटपुट दिख रहा है, तो इट्स बेटर कि आप लॉगरिथमिक स्केल पे ही रह के जब बड़े टाइम फ्रेम पे भी जाएं, तो आपको एक बेटर क्लैरिटी मिले, पिक्चर मिले। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों का बता दिया है, डिफरेंस जो था। ओके, सो अब अपन स्टार्ट करते हैं थर्ड इसका टॉपिक, कि विजुअलाइज कैसे करें वॉल्यूम्स को इन अ न्यू वे। तो प्राइस ऑलवेज स्टार मतलब भाव भगवान से वही वाला है, बट वॉल्यूम जो है कंफर्म्स करता है वैलिडिटी को कि प्राइस का मूवमेंट कहाँ पे जा रहा है। अगर अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में हैवी वॉल्यूम के साथ है, तो इट्स अ कंफर्मेशन थोड़ा सा कि वहां पे काफी ज्यादा बाय एंड सेलर्स एक्टिव हैं, तो प्राइस जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। बट अगर अप ट्रेंड जा रहा है एंड वॉल्यूम कम है, तो कहीं ना कहीं उसके वापस से नीचे आने के चांसेस हैं, बिकॉज वहां पे बायर एंड सेलर्स कम प्रेजेंट है, वहां पे इतनी ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं। ठीक है, ट्रेडिशनली वॉल्यूम इज प्लॉटेड ऑन अ सिंपल हिस्टोग्राम। ठीक है, ये मतलब नॉर्मल आपकी चीज है हिस्टोग्राम वाली। ये मैंने अपना जैसे वॉल्यूम का भी मैं आपको बताता हूँ, वॉल्यूम का भी आपको जैसे नॉर्मली पहले बिना वॉल्यूम के रहेंगे, तो इंडिकेटर्स में अगर आप आएंगे किसी भी आपके ब्रोकर या उसमें, तो वॉल्यूम का आपको नॉर्मल एक इंडिकेटर यहाँ पे टेक्निकल में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जितने भी नीचे आपको दिख रहे हैं, ये सारी जो ग्राफ्स हैं, ये आपका वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, जैसे 2:15 14:15 पे इतने वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम आपको यहाँ ऊपर दिखेगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने किया, तो ये 179.86 मिलियन के यहाँ पे वॉल्यूम थे। मतलब यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में जितना आप ट्रांजेक्शन है, वो जितना हुआ है उसको अपन वॉल्यूम बोलेंगे। ओके, तो ये नॉर्मल वॉल्यूम था आपका। अब इसके बाद इन्होंने इक्वी वॉल्यूम चार्ट्स की बात करी है कि इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग वॉल्यूम एट द बॉटम, मतलब जैसे यहाँ नॉर्मली जैसे ये बॉटम पे अपना होता है चार्ट्स में, इक्वी वॉल्यूम चार्ट जो है वो प्राइस को और वॉल्यूम को मर्ज करता है एक सिंगल रेक्टेंगल के ऊपर, आपके मेन चार्ट के ऊपर। तो आपका जो हाइट रहती है रेक्टेंगल की, वो रिप्रेजेंट करता है आपका डेली प्राइस रेंज, और आपका जो विड्थ रहता है वो रिप्रेजेंट करता है कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम था। ओके, मैं इसको पहले एक बार दिखाता हूँ, नोट भी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल पे दिखाऊंगा कि इट डजंट शो द एग्जैक्ट ओपन और क्लोज लाइक अ कैंडल स्टिक। हाँ, इसमें बस एक ही चीज का प्रॉब्लम है कि इसमें आपको ओपन या क्लोज नहीं दिखता, इसमें सिर्फ आपको हाई और रेंज दिखे, सॉरी हाई एंड लो का रेंज दिखता है। ठीक है, हाई जो आपका डे का रहा है एंड जो लो रहा है,
एंड जो उसका कलर डिसाइड होता है वो इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि वेदर द एसेट क्लोज्ड हायर और लोअर देन द प्रीवियस डे के क्लोज से। अगर उसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है तो ग्रीन है, एंड प्रीवियस डे के क्लोज से अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग आई है करंट डे की तो वो रेड है। क्लोजिंग बताता नहीं है बट कैलकुलेट करता है। ओके, तो अपन अपन इसको देखते हैं कि इक्वी वॉल्यूम चार्ट्स कैसे होते हैं। यहाँ पे मैंने जीरोधा काइट का अपना वो खोल के रखा हुआ है, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, जस्ट दैट कि मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास नॉर्मल कैंडल स्टिक्स का पैटर्न रहता है। अब इसके ऊपर आपको वॉल्यूम कैंडल्स लगाना है, ठीक है। वॉल्यूम कैंडल्स बहुत ज्यादा सिमिलर हैं इक्वी वॉल्यूम से, बट इक्वी वॉल्यूम इज नॉट इक्वल्स टू आपके वॉल्यूम कैंडल्स, ये दोनों सेम नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। आपका सारी चीजें सेम है वॉल्यूम कैंडल्स में, बट यहाँ पे आपके शेडोज बन रहे हैं, ठीक है। ये आपका हाई एंड लो बन रहा है जो कि सॉरी एंड ओपन एंड क्लोज आ रहा है यहाँ पे, जो कि आपकी इक्वी वॉल्यूम कैंडल्स में नहीं आता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इट्स जस्ट दैट कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे इक्वी वॉल्यूम का एग्जैक्ट कहीं पे किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे मिल नहीं रहा था। तो मुझे सबसे बेस्ट जो चीज लगी वो आपका वॉल्यूम कैंडल्स थी, तो उसी को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक फर्क देखेंगे नॉर्मल कैंडल स्टिक से, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन भी नहीं जिस भी स्टॉक का यहाँ पे नाम मेंशन्ड है। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम देखेंगे कि यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल बनी है, बट ये आप अगर देखें कि यहाँ नीचे वाली जो कैंडल है 27 की, ये छोटी है क्योंकि इसमें वॉल्यूम कम था। अब ये आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़ी है। तो उन्होंने जैसे बताया था कि अपने पास जो नोट में लिखा हुआ था कि जो हाइट है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि डेली प्राइस रेंज कितनी है, एंड जो विड्थ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो वही चीज है कि इसकी हाइट है प्राइस रेंज डिटरमाइन नहीं है, इसकी जो विड्थ है मतलब वॉल्यूम ज्यादा है इसके अंदर, तो ये मोटी आपको कैंडल दिखेगी। सेम ऐसे ही ये लाल कैंडल के लिए भी कि यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा था, एंड आप जैसे जैसे देखेंगे तो आपको डिफरेंस बहुत क्लियर सामने दिखेगा कि जो पतली पतली है उनमें मतलब जो थिन लाइन आपको कैंडल्स दिख रही हैं उसमें वॉल्यूम कम है। जो आपको बिग कैंडल्स दिख रही हैं जिनकी विड्थ बिग है वो उनका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम कैंडल्स हो गई। मैं एक बार इक्वी वॉल्यूम का मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पे इन्वेस्टोपीडिया पे मुझे एक अच्छा आर्टिकल मिला था। तो जनरली बेसिकली अपनी ऐसी इक्वी वॉल्यूम की कैंडल्स होती हैं, ठीक है। इसमें आपको यहाँ का ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं दिखेगा, यहाँ पे सिर्फ जो आपका डे का लो है वो एंड डे का जो हाई है वो। अपन ने थर्ड चैप्टर में अगर आपको याद हो रेंज पढ़ा था, कैनवास पे अगर हो, अपन ने यहाँ पे रेंज देखा था, अगर आपको किसी को भी याद हो कि अपन ने देखा था कि हाई एंड जो लो रहता है ये पूरा मिला के एक रेंज बनता है, ठीक है। तो इक्वी वॉल्यूम कैंडल्स ऐसे ही बनती है। यहाँ पे मैंने इक्वी वॉल्यूम का एक एग्जाम्पल देके रखा है डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे जैसे ये लो है ये हाई है, तो ये पूरा एक रेक्टेंगल फॉर्म कर गया। वॉल्यूम जितना ज्यादा है उसकी विड्थ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे भी वॉल्यूम जितना ज्यादा है बट इसका हाई एंड लो कम था, तो ये छोटा आपको कैंडल दिखेगा बट विड्थ वाइज आपको सही दिखेगा। आप यहाँ पे डाउन पीरियड इज रेड, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया कि हाँ आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लो यहाँ पर है हाई यहाँ पर है, कैंडल आपको वैसी दिखेगी बट ये लाल क्यों है, बिकॉज शायद कल का जो क्लोजिंग था उससे ये नीचे क्लोज कर रहा है। ओके, बिकॉज हाई एंड लो आपका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, तो यहाँ ये जहाँ पे भी क्लोज हुआ होगा वो कल मान के चलो कि मेरे कॉटन का प्राइस 10 रुपए पे क्लोज हुआ, बट आज हो सकता है कि कॉटन का प्राइस मेरा 8 रुपए पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो इक्वी वॉल्यूम जो कैंडल है वो आपकी ओपन एंड लो ओपन एंड क्लोज तो बताती नहीं है, बट जो कलर है वो क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से ही चेंज होगा, ठीक है ना। तो वो चीज यहाँ पे अपन ने देखी। ओके, तो ये नोट शायद बता था कि एजेंट होगा करेक्ट, ये मतलब नोट भी कवर कर लिया था अपन ने मेन चीज। अब लास्ट अपना टॉपिक आता है कि वॉल्यूम स्केल चार्ट्स, ठीक है, वॉल्यूम बार्स। तो नॉर्मली जो अपने स्टैंडर्ड चार्ट रहते हैं वो उसमें एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट करता है वो एक कैंडलस्टिक एक डे का रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर यहाँ पे मैं वो डेली टाइम फ्रेम करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी आप नॉर्मली कैंडल टिक ले लो, मतलब ये 2 फरवरी 2026 की कैंडल है, तो ये एक दिन एक कैंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका ओपन लो हाई क्लोज वो सब रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। अगर आप 1 वीक का लेंगे तो 1 वीक की एक कैंडल बनेगी आपकी, उसने ये चीज बोली। बट इन अ वॉल्यूम स्केल चार्ट एक्स एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, ठीक है। तो अपना जो ये एक्स एक्सिस है, ये जो टाइम डेटा इंटरवल जो अपन ने चैप्टर 3 में पढ़ा था,
तो डेटा इंटरवल यहाँ पे जो टाइम है ना वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं चार्ट पे भी शो नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ये ट्रेडिंग व्यू पे वॉल्यूम स्केल चार्ट्स अवेलेबल नहीं है। ये एक ही जगह पे शायद अवेलेबल है उस वेबसाइट पे, बट वो यूएस बेस्ड ब्रोकर है, तो उसमें मैंने अभी अकाउंट अपना क्रिएट नहीं किया है। बट नॉर्मली मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ, आपकी सीएमटी की बुक में एक डायग्राम दिया होगा, सेम मैंने उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे लेके रखा है कि न्यू वॉल्यूम, उसका मैं यहाँ पे पिक्चर शो नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ कॉपीराइट कंसर्न्स। तो अपन नॉर्मली पढ़ते हैं, मैं एक बार आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, है ना, कि न्यू कैंडल स्टिक इज ओनली ड्रॉन आफ्टर अ फिक्स नंबर ऑफ शेयर, कि जैसे 1 मिलियन आपका यहाँ पे शेयर है, अगर वो ट्रेड हुए हैं बायर एंड सेलर्स के थ्रू, तभी वो कैंडल जनरेट होगी। आपका यहाँ पे जो टाइम है उसका कोई कंसर्न नहीं है कि इस टाइम पे इतनी, मतलब एक दिन में एक कैंडल बननी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ऑन अ क्वाइट डे मे बी ओनली 3 कैंडल्स आर ड्रॉन, ऑन एन एक्सट्रीम बिजी डे you might see 20 candles drawn in a single session. This completely removes the concept of fixed time and focus purely on price progression or volume. कहने का मतलब देखिए, अपना जैसे, सॉरी मेरी ड्राइंग के लिए आई एम रियली सॉरी। तो अपना जैसे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे अपने टाइम के हिसाब से कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे कैंडल बन रही थी ऐसा, ये एक दिन के हिसाब से, फिर दूसरे दिन भी। तो ये कंपलसरी हो रहा था कि हाँ एक दिन अपना कंप्लीट हुआ तो एक कैंडल बन रही है, अपना अगर दूसरा दिन कंप्लीट हुआ तो दूसरी कैंडल बन रही है। बट वॉल्यूम स्केल चार्ट में क्या रहता है कि ये एक्स एक्सिस वॉल्यूम बेस्ड रहती है, यहाँ पे डेटा इंटरवल नहीं है, वॉल्यूम है। तो अगर 1 मिलियन, फॉर सपोज मैं 10 वॉल्यूम का शेयर ही ले रहा हूँ बस, ठीक है, तो अपन अपने पास अगर 10 बायर एंड सेलर्स ने एक पर्टिकुलर कोई इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किया है, तभी वो वॉल्यूम जनरेट, तभी वो कैंडल जो है वो बनेगी। अगर 10 से अगर 8 जनों ने भी वो चीज ट्रेड करी है तो वो कैंडल नहीं बनेगी, इररिस्पेक्टिव कि आपका एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, जब तक उतने पर्टिकुलर आपके वॉल्यूम्स ट्रेड नहीं होंगे तब तक आपकी कैंडल जनरेट नहीं होगी। तो आपके अगर हो सकता है कि 3 दिन बाद आपका 10 वॉल्यूम के 10 जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रांसफर हुए हैं, उतना वॉल्यूम जनरेट हुआ, उतना ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, तो आपकी नेक्स्ट कैंडल फिर फॉर्म होगी। ओके, फिर हो सकता है कि आपका किसी बिजी दिन, मतलब कोई ट्रेडिंग वाली एक्टिविटी है या कुछ ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे वॉल्यूम एक साथ आ रहे हैं, तो हो सकता है आपका एक ही दिन पे बहुत सारी कैंडल्स फॉर्म हो जाए। ठीक है, अब जैसे 1 ईयर में आपके 52 कैंडल्स बनती है, 52 वीक्स की कैंडल्स बनती हैं आपके एक साल में। बट यहाँ पे हो सकता है कि आपका एक साल के अंदर ही 100, 200, 300 कितनी ही कैंडल्स बन जाए, डिपेंडिंग कि वॉल्यूम्स उतने हैं कि नहीं है। अगर वॉल्यूम आ रहे हैं कि 10-10 वॉल्यूम के उस पर ट्रेड हो रहा है, तो आपका एक दिन में 10 कैंडल भी बन सकती हैं, 20 कैंडल भी बन सकती हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम स्केल चार्ट ऐसे वर्क करता है। ओके, आप प्लीज एक बार इसको बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है सीएमटी की लेवल 1 की, उसमें एक बार चेक कीजिएगा, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने कोशिश करा है कि आप समझ जाओ, आपको फिर आप कहीं पे भी उस चीज को अपने एंड से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो या चैप्टर 4 आई गेस कंप्लीटेड है। समरी एक बार अपन वापस से देख लेते कि क्या क्या अपन ने पढ़ा है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि मल्टी लाइन चार्ट्स क्या होते हैं, मल्टीपल वाई एक्सिस क्या होते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्या सॉल्यूशन अपन ने देखे, वार्निंग देखी कि वही कि क्या उसमें प्रॉब्लम है, उसके बाद भी क्या उसमें चीज़ों की कमी रह गई है। वर्टिकल स्केल देखी जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अरिथमेटिक वर्सेस लॉगरिथमिक। तो इसमें यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि चार्ट अपन को कौन सा यूज करना चाहिए जो बेटर रिप्रेजेंट करता है या एक बेटर क्लैरिटी देता है प्राइजेस के मूवमेंट का। थर्ड, अपन ने विजुअलाइज किया वॉल्यूम्स को नए तरीके से। अपन ने इक्वी वॉल्यूम चार्ट्स देखे, अपन ने ये वाले चार्ट्स देखे जो वॉल्यूम कैंडल्स वाले होते हैं। वॉल्यूम कैंडल्स बेसिकली इक्वी वॉल्यूम का एक अपग्रेडेड वर्जन ही है जिसमें आपका ओपन एंड लो भी दिख रहा है। ओके, देन अपन ने वॉल्यूम स्केल चार्ट्स देखे, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एक्स एक्सिस पे प्राइस के सिवा यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है। ओके, तो यही चीजें थी, समरी अपनी हो चुकी है। या एक बार आप क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं यहाँ पे अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो। ओके, ठीक है, सो अपना चैप्टर 4 भी कंप्लीटेड है। अब अपन मूव करेंगे चैप्टर 5 की तरफ।
चलते हैं। सो या, बाय बाय, थैंक यू। तो हेलो एवरीवन ये मैं आफ्टर अपने ये जो चैप्टर 4 का वीडियो बना है इसके बाद बना रहा हूँ, बिकॉज एक दो पॉइंट्स मुझे ऐसे लग रहे थे थोड़ा और मैं अच्छे से समझा सकता था, या फिर थोड़े जो छूट गए थे वो मैं एक बार और थोड़ा सा क्विकली कवर करूंगा। सबसे फर्स्ट अपना अरिथमेटिक एंड लॉगरिथमिक जो अपन ने स्केल देखी उसमें एक पॉइंट बस ये छूट गया था। जैसे आपको एक बार जस्ट रिवाइज और करा देता हूँ। जैसे बैंक निफ्टी का मैंने 1 मंथ का इंडेक्स खोल के रखा हुआ है, तो अपन ने सेम वही चीज देखी थी कि आपका जो कोविड के टाइम पे क्रैश आया था ये 50% का था बैंक निफ्टी पे। एंड अपना जो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ये अपना 69% का दिख रहा है। मैं इसको नॉर्मल स्केल पे करूंगा तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली कि अपन को परसेंटेज वाइज नहीं, वो आपको प्राइस वाइज दिख रहा है कि कितना यहाँ पे डाउनफॉल हुआ है। बट यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि ये मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज ये आपको विजुअली ऐसा दिख रहा है कि ये वाला फॉल छोटा था, ये वाला फॉल बड़ा था। तो अपन ने वही चीज देखी कि इसको अगर मैं लॉगरिथमिक पे करूंगा तो परसेंटेज वाइज लेगा, तो आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि ये वाला अब छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। ये एग्जैक्ट परसेंटेज वाइज जो चार्ट पे चेंजेस आए वो दिख रहे हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट बस ये छूट गया था कि मैंने ये बोला था कि जैसे रेगुलर जो अरिथमेटिक चार्ट है इसमें ना इंटरवल्स रहते हैं, ये कांस्टेंट इंटरवल्स दिए रहते हैं, तो इसके हिसाब से स्केल्स अपनी डिफाइंड रहती हैं। ओके, लॉगरिथमिक में बट ऐसा नहीं होता है। लॉगरिथमिक में जो आपके परसेंटेज वाइज प्राइस के चेंजेस आते हैं तो उस हिसाब से यहाँ कांस्टेंट इंटरवल नहीं रहेगा कि 2000 का ही इंटरवल है फिक्स्ड है। यहाँ पे डायनामिक अपने इंटरवल्स रहते हैं। तो एक ये पॉइंट रह गया था, तो वो जस्ट मैंने कवर करने के लिए बताया। सेकेंड चीज, जो वॉल्यूम स्केल चार्ट था तो मैं कहीं और का तो शो नहीं कर सकता, बट फिर मेरे दिमाग में वही आया कि एग्जाम्पल देना जरूरी है, तो मैंने फिर एआई की यूज से एक खुद का ही एक चार्ट प्रिपेयर करा है, तो वो अब मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा सकता हूँ। फॉर सपोज कि ये वॉल्यूम स्केल चार्ट है जो अपना लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा, तो इसमें एक्स एक्सिस पे भी मैंने जैसे बताया था कि एक्स एक्सिस डिफाइन होती है आपके वॉल्यूम्स से, ठीक है। तो अगर मान के चलो कि ये एक कैंडल जो जनरेट हो रही है यहाँ वाली, फर्स्ट ये वाली कैंडल ले लेते हैं, ये अगर आपको दिख रही होगी, तो ये वाली अगर कैंडल जनरेट हो रही है 10 वॉल्यूम अपने जैसे ट्रेड हो रहे हैं उसके बेसिस पे, तो ये उस पर्टिकुलर जिस टाइम पे ये 10 वॉल्यूम के अपने ट्रेड जनरेट होकर कैंडल बनी, वो नीचे वो टाइम शो करेगा। टाइम ये पहले से फिक्स नहीं है, ये इंटरवल्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं थोड़ा सा, मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि जो इंटरवल्स है पहले से प्री डिफाइंड नहीं है। जैसे आपका 1 डे का इंटरवल हो गया, तो 1 डे में आपको हर एक दिन का वो दिखेगा कि भाई ये पहले से प्री डिफाइंड है कि हाँ ये आज का दिन है, ये कल का दिन है, उस पर्टिकुलर डे पे कितनी कैंडल जनरेट होनी है। बट यहाँ पे जो टाइम नीचे जनरेट हो रहा है वो वॉल्यूम के बेस पे जनरेट हो रहा है, कि अगर यहाँ पे 10 वॉल्यूम जनरेट हुए हैं तो ये यहाँ पे ये टाइम शो करेगा कि 9:30 बजे 10 वॉल्यूम की कैंडल जनरेट हुई है। सेम ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एआई ने वो किया है कि उसने ओरिजिनल डेटा लेने की कोशिश करी है जो ओरिजिनल एक्स एक्सिस होता है, तो थोड़ा सा, बट एक समझाने के लिए आपको शायद मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट होगा कि ये जितनी भी कैंडल जनरेट हुई है टाइम के बेसिस पे नहीं हुई है, ये वॉल्यूम के बेसिस पे हुई है। 10 वॉल्यूम ऊपर जो भी ट्रेड हुए हैं जो अपन एग्जांपल लेके चल रहे थे, जब वो कैंडल जनरेट हुई है उसके हिसाब से यहाँ पे टाइम आया है, ना कि पहले से टाइम था। ठीक है, तो आई गेस ये दो चीजें थी जो मेरे ख्याल से और कवर करनी थी, तो वो मैंने एक बार क्विकली कवर कर दी है। तो ठीक है, अपन चैप्टर 5 में मिलते हैं हम, है ना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।